नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है। काफी दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। खास तौर से ये कंट्रोवर्सी तब चालू हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जहां पर कि इलेक्शन कमीशन की के जो चीफ हैं उनकी नियुक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लोकसभा में जो भी नेता प्रतिपक्ष होंगे, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ऐसा एक फैसला दिया था, लेकिन सरकार को इस फैसले के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस या बिल ला करके इसको बदलने की प्रोसेस भी हाथ में दी थी। आप सबको एक और चीज बतानी जरूरी है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नमेंट किया करती थी। ये एक फैसला था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की थी कि एक न्यूट्रलिटी आ सके और इलेक्शन कमीशन के का जो चीफ है वो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सके जो जिसकी न्यूट्रलिटी पे कोई भी डाउट ना हो। इस तरीके की बात की गई थी। तो बात हो गई कि जो पहले सिस्टम था काफी कुछ वैसा ही सिस्टम वापस से आ गया जब बिल आया ये लोकसभा में। सरकार ने जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया तो इसके बाद अब जो है तो कई सारे लोगों ने राजीव कुमार जी थे और एक समय ऐसा था कि दो जो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था और कुछ और पता नहीं किन कारणों से, पर हाँ रिजाइन कर दिया था। उसके बाद दो कमिश्नर लगभग लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले ही अपॉइंट किए गए थे। ये हो गई इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लोकसभा चुनाव से पहले जो कंट्रोवर्सी इनिशिएट हुई थी उससे रिलेटेड बात हो गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब हमने एक और वीडियो किया था तो आपको याद होगा कि एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि करीब 5,80,000 वोटों का कुछ गड़बड़ है। जितने वोट गिरे और जितने वोट काउंट हुए उसमें 5,80,000 वोटों का डिफरेंस आता है। ये ऐसा एडीआर का दावा है। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इसके शायद इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने भेजा भी है इसकी रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब ऐसा आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा सीएसडीएस का एक सर्वे था जिसमें लगभग 56% लोग ये कहते हैं पाए गए जिनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन सॉरी माफ कीजिए, जो सत्ताधारी दल है वो कुछ ना कुछ छोटे लेवल पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है तो ईवीएम में घोटाला कर सकता है। ऐसा सीएसडीएस का सर्वे कहता है। हम आज भी इसी बात पे कायम है कि हमें ईवीएम से जुड़े हुए किसी भी मसले में जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सके ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है और ना ही किसी पब्लिक डोमेन में किसी ने भी प्रूफ किया है। कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। कोर्ट में करीब 40 से ज्यादा याचिकाएं लग चुकी हैं और सारी लगभग खारिज हो चुकी हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले भी एक ईवीएम से जुड़ी हुई याचिका खारिज हो चुकी है। ये हो गई आप अभी तक की जो बातें थी इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई। अब आते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि वो इस फैसले को, जो पहली बार ऐसा कांग्रेस ने स्टांस लिया जहां पर कांग्रेस का कहना था कि हम इस फैसले को जनता का फैसला नहीं मानते हैं और इस फैसले को एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ है उन्हें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से महायुति की लगभग 2/3 से भी ज्यादा, लगभग एक तरीके से कहा जाए 3/4 बहुमत के से उनकी सीटें आई, 230 से ज्यादा उनकी सीटें आई। उसके बाद जो है तो अचानक से फिर से ये ईवीएम और ईसीआई का जो मुद्दा है वो फिर से अचानक से सुर्खियों में बना हुआ है। कई सारे नेता, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार, उसके बाद उद्धव ठाकरे, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, नाना पटोले, इस तरीके के कई सारे नेता हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर और ईवीएम के ऊपर कड़े सवाल खड़े किए हैं। और देखने वाली बात यह है कि संविधान दिवस के दिन जो कार्यक्रम किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस की एक उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पहली बार कांग्रेस ने एक स्टैंस लिया जिनका कहना था कि यहां पर हम
ईवीएम, हमें ईवीएम नहीं चाहिए और बैलेट पेपर पे वापस जाएंगे। और इसके खिलाफ राहुल गांधी जी जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी उन्होंने, उसी तरीके से ईवीएम के खिलाफ भी इस तरीके से कोई यात्रा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कैसी होगी ये वो यात्रा, उसमें क्या बात कहेंगे, लोगों को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि कितना उनको रिस्पांस मिलेगा, लेकिन इस तरीके की बातें चल रही हैं। ये हो गई ईवीएम के ऊपर, ईसीआई के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं उसके से रिलेटेड सारी बातें। अब हम बात करेंगे कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में, जो डेटा पॉइंट्स हमें इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है और इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा पब्लिश किया है उसके बेसिस पे कुछ डेटा है जो कि कुछ डाउट क्रिएट करता है, जिसका स्पष्टीकरण जो है तो देना चाहिए किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले इस डेटा के ऊपर। तो सबसे पहला जो डेटा है आपको समझना पड़ेगा इलेक्टोरल, महाराष्ट्र के बात हम सिर्फ कर रहे हैं आज, यहाँ पर किसी और जगह की बात नहीं कर रहे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो 2024 जनरल इलेक्शन में जो टोटल इलेक्टोरेट थे 3 मार्च 2024 को, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है, उसमें थे 9,23,56,251। लेकिन अगर यही इलेक्टोरेट्स अगर देखे जाए 2024 असेंबली इलेक्शन में, तो ये बढ़कर हो जाते हैं 9,70,25,119, मतलब टोटल 46,68,868 वोटर जो इलेक्टोरेट, जो जिनका इलेक्शन का किसी भी तरीके से वोटर का आईडी कार्ड बना हुआ है या वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस तरीके से 46,68,868 लोगों की वृद्धि हो जाती है इस डेटा में। अब अगर देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगर महाराष्ट्र का वोटिंग का डेटा देखा जाए तो टोटल जो जनरल इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट था वो 62.24% था, आखिरी जो पब्लिश हुआ था उसके हिसाब से। टोटल जो वोट पड़े थे वो 5,69,69,708 वोट पड़े थे। और वहीं पे अगर असेंबली सेगमेंट की बात की जाए तो 6,40,008 माफ कीजिए 6,40,88,195, जो कि 66.05% के आसपास वोट होता है। ये हमने निकाला है टोटल जितने इलेक्टोरेट थे और उसके परसेंटेज के बेसिस पे। एग्जैक्ट डेटा अभी भी किस तरीके से काउंटिंग करके टोटल वोटर काउंट का तरीका नहीं दिया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऐसा कोई पब्लिश नहीं हुआ है। हमने जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे ये निकाला है। जो टोटल इंक्रीज आता है वो 3.81% का आता है टर्नआउट में, और करीब ये जो होता है वो 71,18,487 वोट एक्स्ट्रा पड़े इन कंपैरिजन टू जो जनरल इलेक्शन थे, उससे 71,18,487 वोट ज्यादा पड़े। तो ये है पूरा का पूरा जो डेटा कहता है। अब इसके बाद चलते हैं आगे, महाराष्ट्र का जो वोटिंग डेटा पब्लिश किया, जिसके ऊपर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो बनी हुई है कि जो डेट पब्लिश होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो हर बार कई कुछ एक परसेंटेज से बढ़ता चला जाता है। ये जो डेटा है इसी तरीके से हमेशा बढ़ता रहा है, क्योंकि आपको पता है कि शाम को 5 बजे तक का एक वोटिंग परसेंटेज आता है। 5 बजे सबको स्लिप दे दी जाती है, उसके बाद 6 बजे तक जितने भी लोग लाइन में लगे रहते हैं उनको स्लिप दे दी जाती है, और जब तक वो लाइन खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो लोग वोटिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ने जो 5 बजे 20 नवंबर को जो वोटिंग परसेंटेज दिया था वो था 58.22। तो उसके हिसाब से करीब 5,64,88,024 या 25 कह लें, 24.28 तो लोग नहीं हो सकते इसलिए, तो 5,64,088 5,64,88,025 पकड़ लीजिए इसे, 25 लोगों ने वोट दिया। वहीं अगर टर्नआउट जो ईसीआई ने बढ़ा करके दिया शाम को, वो 6.8% से इस वोट को बढ़ाया, जो कि पहुंच गया 65.02% से। मतलब ईसीआई का कहना था कि करीब 6.8% से वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया 5 बजे के बाद, मतलब 5 बजे तक जो डेटा था उसके बाद 6.8% वोटर टर्नआउट और बढ़ गया। तो टोटल जो वोट पड़े वो हो जाते हैं 6,30,85,733, 32.37 है पर 30 पकड़ते हैं सही। तो बढ़ गए ये कितने, 65,97,708 वोटों की वृद्धि हो जाती है। अब
बात ऐसी है कि अगले दिन जो है तो वोटर टर्नआउट जो ईसीआई ने फाइनल वोटर टर्नआउट दिया वो दिया 66.05%। मतलब 1.03% से फिर से वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, जो कि हो जाता है फाइनल जो वोटर टर्नआउट हो जाता है 64,06,85,85,91। ये हो जाता है फाइनल वोटर टर्नआउट जो कि ईसीआई ने दिया परसेंटेज के हिसाब से। हमने इलेक्टोरेट को ध्यान में रखते हुए ये निकाला है। और ये नंबर होता है जो इंक्रीज हुआ 9,99,359, मतलब लगभग लगभग 10 लाख वोटों का की फिर से वृद्धि होती है। फिर रात को 11:30 बजे 20 नवंबर को जो डेटा दिया गया था, और 21 नवंबर को एसीआई ने जो फाइनल डेटा दिया है उसके बेसिस पे, तो टोटल इंक्रीज शाम को 5 बजे से लेकर जो पहली बार वोट परसेंटेज आया था उससे लगभग 7.83% का वोट परसेंटेज बढ़ गया यहाँ पे। मतलब ये होता है 75,97,067 वोट बढ़ गए। ये था टोटल जो वोट बढ़ गए। अब दिक्कत यह है कि ये जो वोटर टर्नआउट है तो इसमें इलेक्शन कमीशन जो है तो परसेंटेज में चीजें बताता है, कितने वोट पड़े, कितने नहीं पड़े, और कितने तो हर एक पोलिंग बूथ के हिसाब से कोई भी डेटा इस तरीके का कंसोलिडेटेड डेटा पब्लिश नहीं होता, परसेंटेज में ही बात होती रहती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, जो अगर अगर ये 75 लाख वोट को देखते हैं कि कितने वोट कहाँ बढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन जो है महाराष्ट्र में 1,01,86 पोलिंग स्टेशन है, जहां पे एवरेज इंक्रीज पर बूथ जो समझ में आ रहा है वो है 75। ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है। आप इस पे इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा पब्लिश किया हमने उसके बेसिस पे जो एनालिसिस मिली है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं बात इस पे कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस ने उस पर आरोप लगाया था, इलेक्शन कमीशन की में जो कंप्लेंट दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है बात करने के लिए और उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ये भी बहुत अजीब सी बात है क्योंकि इलेक्शन कमीशन आजकल जो है तो विरोधी पक्ष के किसी भी पार्टी को बुलाने की जहमत नहीं उठाता है, ना ही बात करना। क्वेश्चन आंसर भी जवाब आते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड एसओपी वाले क्वेश्चन आंसर के जवाब आते हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, किसी भी तरीके के कंसर्न नहीं आते हैं, कंसर्न्स को सॉल्व नहीं किया जाता। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा कंसर्न बनी हुई है। यहां पर एक बहुत ही उल्लेखनीय चीज है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक फॉर्म 17C जो इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि वो डेटा हर एक पोलिंग एजेंट जो भी पोलिंग एजेंट होता है, पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव या उम्मीदवार का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको दिया जाता है। अब दिक्कत यह है कि फॉर्म 17 उनको तो दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो पहले पब्लिश किया करता था फॉर्म 17C का डेटा अपनी वेबसाइट पर, वो उन्होंने पब्लिश करना बंद कर दिया। इस साल मई 2024 में पोल बॉडी ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट की कि हम फॉर्म 17C का डेटा अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि उससे कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, लोग फोटोशॉप कर देते हैं और ये सारी चीजें। मतलब बहुत ही अजीब सी बात है कि फोटोशॉप कर लेते हैं, अपने अपने एंड पे कर ले तो कर ले, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास तो डेटा होना चाहिए ना, आपका डेटा ही सबसे सर्वमान्य होना चाहिए। फॉर्म 17C का डेटा आप किसी और के पास क्यों दे रहे हैं? पोलिंग एजेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपलोड कर दीजिए, जिसको देखना होगा देख लेगा, और बाद में जब कंपैरिजन करना होगा तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये फिजिकल कॉपी का सिस्टम तो हमें भी समझ में नहीं आता है, जबकि हमारी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके जो ईसीआई है वो वोट नंबर ऑफ वोट बताने की जगह परसेंटेज डिस्क्लोज करता है ज्यादातर, कितने वोट पड़े, कितना वोटर टर्नआउट परसेंटेज में निकाला। क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए तो आपको नंबर ऑफ इलेक्टोरेट होने चाहिए और नंबर ऑफ वोट कितने पड़े, तो तब आपका परसेंटेज निकलेगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ वोट कितने पड़े अगर आपको पता ही नहीं है तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते। तो ईसीआई वो नंबर क्यों नहीं बताता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। ये सारे सवाल हैं जो कि हम पूछना चाहते हैं, और हम आज भी इस तरीके के कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 56% लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, या इलेक्शन प्रोसेस ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ी की जा सकती है सत्ताधारी दल की तरफ से। हम अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी इस तरीके की गड़बड़ी के आज तक कोई प्रूफ नहीं मिले हैं। हम इस बात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन
इस बात को हम जरूर सपोर्ट करते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस में 56%, ये 10,000 लोगों का सर्वे था, 56% लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे डाउट है, इलेक्शन कमीशन को अपनी साख बचाने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे उनकी जो एक्सेप्टेंस है या उनके ऊपर विश्वास है लोगों का बढ़ सके। क्योंकि सीएसडीएस का सर्वे ये भी कहता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में इलेक्शन कमीशन की साख गिर चुकी है। याद रखिए, टीएन सेशन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके समय में इलेक्शन कमीशन की जो साख थी वो अपने चरम पे पहुंच चुकी थी, और पिछले कई सालों से 2019 तक में कभी इलेक्शन कमीशन पे इस तरीके के छोटे मोटे आरोपों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इतने गंभीर सवाल इलेक्शन कमीशन के कार्यकलाप पे कभी उठाए नहीं गए। आज इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से अपोजिशन या फिर जो लोग डेमोक्रेसी और स्वतंत्र पत्रकार हैं, स्वतंत्र तरीके से हैं, जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, वो लोग भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी गंभीर सवाल उठाते हैं। इस तरीके के सवालों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर के बात करके और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, यही हमारा मानना है। और बाकी इससे मुद्दे से जुड़ी हुई बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। 3 दिसंबर की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद।